नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की प्रमुख सुर्खियों पर। नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों और समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर की चर्चा। झारखंड में गरमाया जेएमएम की ओर से छात्रों की पिटाई का मामला। घटना के खिलाफ भाजपा की चेतावनी, दर्ज करें एफआईआर वरना करेंगे मजिस्ट्रेट का घेराव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। लखनऊ में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों से करेंगे सीधा संवाद। बढ़ते पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर बढ़ाए प्रतिबंध। ईरान के व्यापारिक साझेदारों को भी दी चेतावनी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को दी बधाई। और ग्रैंड चेस टूर फाइनल में पहुंचे आर प्रज्ञानंदा। सेमीफाइनल में विसेंट कीमर को हराया। फाइनल में फैबियानो करुआना से होगा मुकाबला। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सम्मेलन में ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण करने और आतंकवाद तथा कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 850 से ज्यादा अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले कल गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस 2 दिवसीय नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में देश भर से करीब 850 अधिकारी हाइब्रिड माध्यम से शामिल हुए। पहले दिन आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने, साथ ही इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, अवैध घुसपैठ, साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर जैसी चुनौतियों पर मंथन हुआ। अमित शाह ने मैक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाओं के एआई आधारित विश्लेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर एसओपी तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के मामलों में जांच और ट्रायल तेज करने, साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। सम्मेलन के दूसरे दिन ड्रोन जैसे हवाई खतरों, ब्लू इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बायोसिक्योरिटी पर भी चर्चा होगी। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका निजी संदेश भी सौंपा। मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक रिश्तों पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की आगामी एससीओ और ब्रिक्स शिखर बैठकों में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उनके स्वागत की भी बात कही है। I think our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall, I think our economic cooperation has grown very significantly.
Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present. और वहीं इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। एस जयशंकर ने बताया कि बैठक व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु, कनेक्टिविटी, तकनीक, अंतरिक्ष और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में हमारे व्यापक सहयोग पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने IRIGC की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव भी रखे। एस जयशंकर ने कहा कि अब सहयोग का फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं बल्कि ठोस परिणाम और समयबद्ध क्रियान्वयन पर होना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के कारोबार और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया ताकि निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग में आने वाली व्यवहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही बदलते वैश्विक हालात के बीच में नए आर्थिक और तकनीकी अवसर तलाशने की जरूरत बताई। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूद आर्थिक संभावनाओं का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है और IRIGC के जरिए इस क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा। Let me today make 3 proposals for the benefits of the co-chairs of the working groups and subgroups to further strengthen the effectiveness of the IRIGC TEC mechanism. First, let us focus on implementation and outcomes. Second, let us further strengthen our engagement with business. And third, constantly update our view of opportunities and explore new possibilities. The complicated international scenario will constantly throw up fresh ideas because we are all focused on de-risking and diversifying. और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे ले जाना होगा। कनाडा में निर्मला सीतारमण कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन्स के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेश राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगी। इस बातचीत का मकसद भारत और कनाडा के बीच कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देना, निवेश के मौकों की पहचान करना और लंबी अवधि की व्यावसायिक साझेदारी को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें गिफ्ट सिटी IFSC में मौजूद मौके भी शामिल हैं। इसके बाद अमेरिका के दौरे में निर्मला सीतारमण शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी और निजी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगी। शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के CEO और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। इन चर्चाओं का फोकस भारत में निवेश के मौकों, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने के क्षेत्रों पर होगा। वित्त मंत्री शिकागो यूनिवर्सिटी के पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का भी दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान नेस्डेक निर्मला सीतारमण के लिए बेल रिंगिंग समारोह आयोजित करेगा। वित्त मंत्री की यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। और वहीं भारत ट्रेड डिप्लोमेसी में नया अध्याय इस समय लिख रहा है। जी हां, भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने में लगा हुआ है और इसी सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वो 27 अगस्त तक वहां रहेंगे। पीयूष गोयल भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इस समय कर रहे हैं। इस व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में 200 से ज्यादा व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। पीयूष गोयल ने टोक्यो में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत सुमितोमो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO
शिंगो उएनो के साथ एक बैठक से की। इस बैठक में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत के साथ कंपनी के जुड़ाव को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। और इस बीच पीयूष गोयल ने भारत और जापान के कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और वो दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश का भी न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में अंततः वैश्विक व्यापार का करीब 75% हिस्सा भारत के लिए खुल जाएगा और इससे देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। We are both roughly the same size in terms of GDP, but when we look at growth rates, when we look at age profile, when we look at population size, with all of these factors coming in, I think we are made for each other. And when we combine our forces, Japanese technology with Indian youthful talent, Japanese manufacturing practices and capabilities combined with the growing middle class consumption demand in India, the fact that India today is a $20 trillion GDP on purchasing power parity. It really shows that there's a big delta of opportunity in India. And I invite all our friends from Japan to be a part of this opportunity. इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि आज हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएं, तब हम विकसित भारत बन चुके हों। Our leaders have declared this year as the India-Japan Year of Shared Horizons, marking 75 years of diplomatic relations. We believe in the principle of continuous improvement, and we are looking at Japan being our partner in this journey as we progress from a $4 trillion economy today to a $30 trillion economy by 2047, when we celebrate 100 years of independence. It's an ambitious target, but 1.4 billion Indians are committed to make this happen. इसके साथ ही इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे एफटीए और इंजीनियरिंग टैलेंट का फायदा उठाने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि अब भारत में नई फैक्ट्रियां और नई क्षमताएं स्थापित करने का समय आ गया है, ताकि भारत की जरूरतों को पूरा किया जा सके और दुनिया के लिए भारत को तैयार किया जा सके। हमारे दरवाजे 24/7 खुले हैं। हमारे पास इन्वेस्ट इंडिया है, जो इस सफर में आपका पूरा सहयोग करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज टोक्यो के अलावा नागोया और ओसाका का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने जापानी समकक्ष अकाजावा योनसेई के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। बैठक में भारत जापान के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और नए अवसरों की पहचान करने पर चर्चा होगी। ये दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी साझेदारी को नई गति देने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वहीं भारत को वैश्विक रसायन विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में सरकार और उद्योग जगत के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के रसायन क्षेत्र को वर्ष 2040 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति पर काम करना है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ साथ देश विदेश के 30 से ज्यादा प्रमुख रसायन कंपनियों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने, पेट्रोलियम, रसायन और
पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्रों को प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के संबंध में अपने सुझाव साझा किए। मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर निवेश और मजबूत घरेलू विनिर्माण क्षमता जरूरी है और सरकार उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई करेगी। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार अब केवल नियम लागू करने वाली संस्था नहीं बल्कि उद्योग की सक्रिय विकास भागीदारी के रूप में कार्य कर रही है। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों के साथ मारपीट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है। राज्य में छात्रा प्रतिमा कुमारी के साथ कथित बदसलूकी के मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी भाजपा नेताओं के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान कई जिलों में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट की, लेकिन कार्रवाई छात्रों के खिलाफ ही की जा रही है। उन्होंने सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने यह चेतावनी दी कि अगर कथित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो आज से भाजपा संबंधित मजिस्ट्रेटों का घेराव करेगी। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत इसके ऊपर हुआ भी स्वाभाविक है। इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा। जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे जिला मुख्यालय। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की महिला आरक्षण पर सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के तहत आरक्षण को नई जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने पर ही लागू करने का स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस विरोध के चलते ही आरक्षण लागू होने का रास्ता बाधित हुआ। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिला आरक्षण लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजोरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदंबरम जी, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी हैं। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस की सालाना कॉन्फ्रेंस 2026 आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन की मेजबानी BTTNF के नोडल संस्थान रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से की जा रही है। सिल्वर ओक इंडिया हैबिटेट सेंटर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की थीम फिनटेक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर रखी गई है। इसमें ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रतिनिधि समावेशी, मजबूत और सतत विकास को लेकर विचार विमर्श करेंगे।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की थीम मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण पर आधारित है। सम्मेलन में वित्तीय तकनीक, डिजिटल नवाचार और भविष्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चुनाव आयोग ने अब तेज कर दी हैं, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दौरे के आखिरी दिन करीब 500 बीएलओ से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची के सत्यापन, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और जमीनी स्तर की निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने से जुड़े अनुभव एवं सुझाव लिए जाएंगे। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की, जहां दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है। इस दौरान 15 से 30 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अब बात करते हैं देश में जुड़ी तमाम खबरों की, जहां ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ कारोबारी संबंध रखने वाले देशों को सेकेंडरी सेक्शंस की चेतावनी दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस कार्रवाई को आर्थिक डी-डे बताया है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान के वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। इसके तहत 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। डिजिटल एसेट्स, सोना, टेक्नोलॉजी, एविएशन और शिपिंग समेत 5 सेक्टरों को भी सेकेंडरी सेक्शंस के दायरे में लाने की बात कही गई। हालांकि फिलहाल किसी दूसरे देश पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही भी बाधित है और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ इस भारी अमेरिकी दबाव पर ईरान ने भी अब तीखा पलटवार किया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी बाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि अमेरिका की इन बेतुकी धमकियों पर अब कोई यकीन नहीं करता। खालीवाफ के अनुसार अमेरिका के पास अब दूसरे देशों के ईरान के साथ संबंध रोकने की आर्थिक ताकत नहीं बची है। ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब इजरायल ने भी इस कदम का जोरदार स्वागत किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को ईरान पर लगाए गए ताजा प्रतिबंधों के लिए बधाई दी है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की क्रूर तानाशाही से एक भारी कीमत वसूली है। इजरायली प्रधानमंत्री के मुताबिक अमेरिकी सरकार का यह कदम पूरी तरह से न्याय संगत है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2026 ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विसेंट कीमर को हराने में सफलता पाई। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल और रैपिड दोनों फॉर्मेट में अपना दबदबा बढ़ाया। सेमीफाइनल की शुरुआत प्रज्ञानंदा और कीमर के बीच पहले क्लासिकल मुकाबले से ड्रॉ से हुई है। दूसरे क्लासिकल गेम में प्रज्ञानंदा ने शानदार जीत दर्ज की और मुकाबले में बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद रैपिड फॉर्मेट में भारतीय ग्रैंडमास्टर ने शानदार खेल दिखाया। प्रज्ञानंदा ने दोनों रैपिड गेम जीतकर सेमीफाइनल को अपने नाम कर लिया। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज तीसरा दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश आज जल्द से जल्द श्रीलंका पारी समेटने की होगी। इससे पहले टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित की। दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 8 रन बनाए।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी मुकुल के साथ। नमस्कार।